हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आबकारी आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए हम सामान्य विज्ञान की आपकी 7 क्लास लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम 6 क्लास तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने 6 क्लास तक अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आबकारी आरक्षक के स्पेशल प्लेलिस्ट हमने बना दिए, जहाँ पर आपको साइंस एंड जीके के सभी वीडियोस व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमने ऐड किए हुए हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। तो एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे चुके हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर भी इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। डेमो इसको डाला है हमने, नोट्स, पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। पीवाईपी भी हमने डाल दिए हैं। 2022 की आपकी एमपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे 2022 में जो एग्जाम हुई है उसके भी हमने पीवाईपी पेपर डाल दिए, आप चेकआउट कर लीजिएगा। नए पैटर्न पर पूरे आधारित है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है ये आपको बताना है। पार्सेक यूनिट ऑफ, ये आपका पार्सेक जो मात्रक होता है ये दूरी का होता है, डिस्टेंस हमारे यहाँ से। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पार्सेक जो मात्रक है ये डिस्टेंस यानी दूरी का होता है। अब हम आपको थोड़े से अलग अलग जो मात्रक है ये आपको समझा दें, ताकि आपका अगर आगे से क्वेश्चन बने तो आप कवर कर पाए। देखिए, अगर आपसे टाइम का पूछा जाए, समय का पूछा जाए कि समय का मात्रक क्या है, तो समय का जो मात्रक होता है ये आपका सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है समय का मात्रक। इसके अलावा आपसे वेग का पूछा जाए और यहाँ पर एक कोण का भी दे रखा है, तो हम आपको जो ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो बताते हैं। देखिए, लंबाई का अगर आपसे पूछा जाए, लंबाई का, तो लंबाई का जो मात्रक होता है ये मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है लंबाई का। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, केजी, है ना। इसके अलावा समय का हमने आपको बता दिया, सेकंड होता है। विद्युत धारा की पूछी जाए, विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का होता है आपका एम्पियर। एम्पियर इसका होता है ना। इसके अलावा आपसे ताप का पूछा जाए, ताप का, तो इसको केल्विन बोला जाता है, केल्विन। इसी तरह आपसे ज्योति तीव्रता का पूछा जाए तो इसको कैंडेला बोला जाता है, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का पूछा जाए तो इसको मोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोल बोला जाता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है, यानी पृथ्वी से वायुमंडल जो संबंध है ये किससे है, ये आपको बताना है। तो ये जो है गुरुत्व से, ग्रेविटी हमारे यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ग्रेविटी से ये संबंध है, पृथ्वी से वायुमंडल जो संबंध है गुरुत्व यानी ग्रेविटी से है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। थोड़ी सी हम डिटेल आपको कवर करवा देगा इस गुरुत्व जो है इसके बारे में। तो देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हम थोड़ी सी डिटेल आपको समझाते हैं। जब दो पिंडों के बीच में एक आकर्षक बल कार्य करता है, और यदि इसमें एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड जो है वो आकर्षक बल को गुरुत्व जो होता है उसको कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, गुरुत्व वहां आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सीलरेशन, उसे गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, है ना। तो त्वरण को बेसिकली जी जो होता है इससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, और जो त्वरण होता है एक्सीलरेशन इसको जी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें जी के मान की, तो गाइस जी का जो मान होता है इसमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं? अलग अलग तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं जी के मान में। जैसे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का जो मान होता है ये घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या नीचे आओ, जब भी ऊपर या नीचे जाया जाता है तो ये जी का जो मान होता है, जिसको त्वरण या एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ये घटता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा जी का मान जो होता है ये महत्व पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल जो होता है इस पे सबसे अधिक होता है। ध्रुव जो होता है पोल होता है, पृथ्वी का ध्रुव यानी पोल जिसको बोला जाता है, यहाँ पर जी का मान महत्तम यानी अधिकतम देखने को मिलता है। इसी तरह जी के मान के बारे में एक और अब हम बात करें यहाँ पर परिवर्तन से रिलेटेड, तो जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है, यानी कम कहाँ पर होता है, सबसे कम, है ना। तो ये विषुवत रेखा जो होती है, इक्वेटर, यहाँ पर होता है। तो ध्रुवन पर या ध्रुव पर, पोल पर सबसे अधिक होता है, और इक्वेटर पर आपका विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर यह घटता है। ये तो आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ये अगर बढ़ती है तो जी का मान कम होता है, क्लियर है, और पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है तो जी का मान बढ़ता है। तो ये तो आई थिंक आपको पता चल ही चुका है जी के मान के से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से जो ये पॉइंट हमने बताए 3-4 पॉइंट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि बताइए अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है
तो बताइए जी का मान घटेगा या बढ़ेगा। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि पृथ्वी का मान विषुवत रेखा पर कैसा होता है, आपको बताना है, कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, या ऑप्शंस दे देगा और कि इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप याद रखिएगा। और एक और चीज हम आपको बता दें, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगेगी तो क्या होगा, है ना। पृथ्वी अपनी वर्तमान जो कोणीय चाल है इससे 17 गुनी अधिक चाल से घूमेगी तो क्या होगा, क्या होगा, भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का जो भार होता है, भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का जो भार होता है वो 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी इस तरह से क्वेश्चंस बने कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगेगी तो भूमध्य रेखा पर जो भार या वस्तु रखी जाएगी उसका भार 0 यानी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरक में आवेशों का स्थानांतरण होता है। प्रेरक में आवेशों का स्थानांतरण जो होता है ये होता है दूरी से, ये दूरी से होता है। फ्रॉम ए डिस्टेंस, यहां से हमारा सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। बॉल बेयरिंग जो प्रयोग किए जाते हैं ये फ्रिक्शंस को कम करने में किए जाते हैं। आप सभी ने बेयरिंग का नाम सुना होगा, इसका बेयरिंग यानी जिसको बेयरिंग हम बोलते हैं, बॉल बेयरिंग जो आप सभी यूज भी करते होंगे, आई थिंक आप सभी ने देखा भी होगा, यूज तो नहीं करते होंगे बट देखा होगा, नाम आप सभी जानते हैं। तो ये बेयरिंग है बेसिकली, और इनका जो प्रयोग किया जाता है, बेयरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम किया जा सके। घर्षण को कम करने के लिए डिक्रीज फ्रिक्शन, यहां से हमारा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो तत्व है ये बोला जाता है गोल्ड यानी सोना। हमारा 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देंगे हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, हमारी ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की 2021-2020 की अवेलेबल है। इसके अलावा एमपी जीके का वीडियो कोर्स है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, आप चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ साथ टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है। नागफनी में जो कांटे होते हैं ये पत्तियों का रूपांतरित प्रकार होता है। पत्तियां यानी लीव्स, हमारा यहां से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है कि टांका तार किसका एक मिश्र धातु है। टांका तार किसका एक मिश्र धातु है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम का। कॉपर और एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु होता है कौन सा, टांका तार जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहां से उत्पन्न होता है। पित्त कहां पर उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, तो यहां से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा इन ए गॉल ब्लैडर। तो यहां से गॉल ब्लैडर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। पित्त जो उत्पन्न होता है ये गॉल ब्लैडर में उत्पन्न होता है। हम थोड़ी सी डिटेल समझा दें आपको गाइस। पित्ताशय जो है ये नाशपाती के आकार का होता है, और एक छोटा सा अंग ये है जो पेट के बाईं ओर जिगर के नीचे और पसलियों के थोड़ा सा ऊपर की स्थिति में होता है ना। तो इसकी स्थिति भी हमने बता दी है। और ये अगर हम बात करें कि कितना बड़ा होता है तो हम थोड़ी सी आपको साइज इसकी समझा दें। इसके बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साइज से। जो ये गोल ब्लैडर की यहाँ पर बात की जा रही है जिसको पित्ताशय बोला जाता है ना, पित्ताशय इसको बोला जाता है गोल ब्लैडर को। तो ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर भी देखिए गोल ब्लैडर ये दे रखा है, और इसमें भी ऑप्शंस में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, और इसमें भी यानी आपका गोल ब्लैडर दे रखा है, यहाँ पर पित्ताशय नहीं दे रखा है। और जिन्होंने पित्ताशय याद किया होगा उनको तो हो गया होगा आपका पेपर तो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या राइट आंसर आएगा, क्योंकि आपको तो पित्ताशय था और पित्ताशय ऑप्शन में नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश वर्ड जो है ये भी याद रखना है थोड़े बहुत, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस पित्ताशय की, यहाँ पर पित्ताशय की अगर हम बात करें तो ये पित्ताशय जो होता है ये नाशपाती के आकार का होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, पेट के दाईं ओर और जिगर के नीचे पसलियों से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर पसलियों के से थोड़ा सा पीछे जो स्थिति है यहाँ पर ये बेसिकली स्थित होता है। और ये कितना बड़ा या इसकी साइज कैसी होती है तो हम आपको बता दें, इसकी जो साइज है ये 3 से 4 इंच लंबा होता है। 3 से 4 इंच के समथिंग लंबाई इसकी होती है। इसके अलावा इसका अगर हम चौड़ाई देखें तो ये 1 इंच के लगभग होती है। 1 इंच के लगभग चौड़ाई होती है, 3 से 4 इंच के लगभग इसकी लंबाई होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है पित्ताशय का, तो पित्ताशय का जो मुख्य कार्य होता है ये पाचन तरल पदार्थ को संग्रहित करना होता है। पाचन तरल जो पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करना पित्ताशय का काम होता है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पित्त। पित्त
इसको बोला जाता है। और पित्त लीवर में बनता है। कहां पर बनता है? पित्त जो बनता है ये लीवर में बनता है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है चालन संभव होता है। चालन यानी कंडक्शन, कंडक्शन जो संभव इज पॉसिबल आपको दे रखा है, चालन संभव होता है। अब किस स्थिति में होता है चालन संभव, ये आपको बताना है। तो चालन जो संभव होता है जब वस्तुएं भिन्न ताप पर, यहां पर आपको याद रखना है, जब वस्तुएं भिन्न ताप पर हो, है ना, और इनके मध्य की जो दूरी है वो व्यवस्थित हो, तब चालन संभव होता है। याद रखिएगा, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से काफी इजी है याद रखना और आसानी से याद रख सकते हैं। तो चालन संभव होता है जब क्या होता है, वस्तुएं भिन्न होती है, भिन्न ताप पर हो और इनके मध्य की जो दूरी हो वह व्यवस्थित हो, तो ये आपका चालन संभव होता है। हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको क्या कहते हैं? तो ये जो उपकरण है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। जब ऊर्जा किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रूपांतरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूपांतरण इसको बोला जाता है। एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसको रूपांतरण बोला जाता है। और विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, ये हम थोड़ी सी चीजें आपको समझा दें। जैसे कि आपका जो विद्युत ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है, या ये क्या कहलाता है? तो ये बेसिकली देखिए, ये उपकरण आपको बताना है, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वो जनरेटर होता है। इसी तरह विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है ये स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि डायनेमो जो है, डायनामो जिसको बोला जाता है जनित्र, है ना, तो ये डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर सेल जो होता है ये कैसा है, तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से इनके काम होते हैं और अलग अलग यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, जिनसे अलग अलग जो कि क्या होता है, रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, राइजोबियम एक प्रकार का है। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है ये आपको बताना है। तो यह एक सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी जीवाणु है ये। हमारे यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए राइजोबियम जो पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भूमि का जीवाणु है और भूमि में पाया जाता है। भूमि में कुछ दलहनी जो फसलें होती है उनमें ये बेसिकली देखने को मिलता है। उनके पौधे में ये पाया जाता है, पौधे की नीचे जो मिट्टी होती है उसमें वो पाया जाता है राइजोबियम। तो याद रखिएगा, राइजोबियम जो होता है भूमि का जीवाणु है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण ये करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है ये आपका राइजोबियम। और सहजीवी जीवाणु है, स्पेशली याद रखिएगा, यह पाया जाता है, राइजोबियम जो पाया जाता है ये दलहनी जो फसल होती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। उनकी जो नीचे की जो ये होती है, जैसे कि ये भूमि है और यहाँ पर ये बेसिकली पाया जाता है इस यहाँ पर। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए। और एजोला नीले वायु शैवाल को ठीक करने वाले नाइट्रोजन के साथ मिलकर यहाँ पर ये वायुमंडल में नाइट्रोजन को ठीक करता है। तो राइजोबियम से रिलेटेड क्वेश्चंस बने कि नाइट्रोजन को कौन सा जीवाणु ठीक करता है, तो ये राइजोबियम ही करता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर बनने के लिए धातुओं में क्या आवश्यक होता है, तो इलेक्ट्रॉन को नुकसान होता है ना। स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है। तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है ना, तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उस प्रतिक्रिया को या रिएक्शन को क्या बोला जाता है? उस प्रतिक्रिया को या रिएक्शन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोला जाता है। हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? निषेचित अंडे को यानी फर्टिलाइजर सेल्स जो होती हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ज़ायगोट यानी युग्मनज के नाम से इनको जाना जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस हम आपको बता दें, हमने नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल आपके लिए वीडियोस डाल दिए इस चैनल पर। हमारा ये नया चैनल एग्जाम टाउन,
तो यहाँ पर हम पटवारी, आबकारी आरक्षक, एमपी की जितनी भी एग्जाम है उनसे रिलेटेड नेशनल का करंट अफेयर आपको पूरा कवर करवा रहे हैं। नेशनल में हमारे एमपी में नेशनल का जो करंट अफेयर जिस पैटर्न में और जिस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न पर, वो पूरे इसी लेवल के हम कवर कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, आप डायरेक्टली जाकर सर्च भी करेंगे तो अभी आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए लगातार वीडियोस हम ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? शुद्ध अवस्था में जो धातु पाई जाती है इस धातु का नाम बताना है, और यह धातु है आपकी सोना, गोल्ड। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? इसमें से आभासी जो प्रतिबिंब बनाता है ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। दूध दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। तो ये डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन से यानी जल निष्कासन से ये होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जिसमें केंद्रक और झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं पाया जाता है। अनुपस्थित का मतलब यही है कि जिनमें वे जीव जिनमें केंद्रक और झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? तो उनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक जीव उनको बोला जाता है। जिन जीवों में कोशिका और केंद्रक केंद्रक के अलावा झिल्ली परिबद्ध नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मेम्ब्रेन नहीं होता है बॉन्ड, तो इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हम आपको थोड़ी सी इनकी बारे में बता दें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में काफी ज्यादा लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की तो प्रोकैरियोटिक जो होता है इनको अकेंद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकेंद्री भी बोला जाता है, अकेंद्रिक, है ना। प्रोकैरियोटिक को अकेंद्रिक भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में झिल्लियों में बंद केंद्रक जैसे कई असरल ढांचे ना हो, और इनके विपरीत सुकेंद्रिक और कोशिकाओं में एक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है जिसके अंदर एक अनुवांशिक समान होता है। तो याद रखिएगा, इनमें केंद्रक और झिल्ली परिबद्ध कोशिकाओं की अनुपस्थिति होती है। अगर इसी तरह आपसे पूछे जाए यूकैरियोटिक की, है ना, यूकैरियोटिक को, तो इन जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक, इसमें दोहरी झिल्ली के आवरण और केंद्रक आवरण से घिरा एक स्पष्ट केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है, और इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन, इसके संयुक्त होने से यहाँ पर क्रोमेटिन और इसके अलावा केंद्रक भी होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक के ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास दो कीलें हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाले और दूसरी भोथरे सिरे वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी उसका आपको बताना है। देखिए आपके पास में दो कील है, एक आपकी इस तरह की कील है ना, इस तरह की ये, और आपके पास दूसरी कील जो है ये इस तरह की है। किस तरह की? इस तरह की। तो जो कील पहले घुसेगी उसका आपको बताना है कि कौन सी। ये हमारी ए है और ये बी है। अब बताइए आप, ये दीवार है, इसमें अगर इनको मारेंगे समान बल से तो आप कौन सी पहले घुसेगी? तो आप सभी बताएंगे कि ये वाली, ए वाली पहले घुसेगी। तो हमारा जो सही जवाब रहेगा, ए वाली क्या है? ए वाली तीक्ष्ण सिरे की है और बी वाली भोथरे सिरे की है। तो हमारा क्या रहेगा सही जवाब? सही जवाब रहेगा तीक्ष्ण सिरे वाली, जो कि ए रहे। तो आप सभी का जवाब यही होगा कि ए वाली पहले घुसेगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा, कील जिसका सिरा तीक्ष्ण निकुला है, नुकीला है, वो पहले घुसेगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है वहां पहले घुसेगी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, यदि एक परमाणु के KLM तथा N कोष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर दिए जाते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक कीजिएगा। सही जवाब रहेगा 60। यहाँ से 60 हमारा ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द जीन रिक्त स्थान द्वारा गढ़ा गया था। शब्द जो जीन है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये जॉनसन ने गढ़ा था। जॉनसन हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, है ना। थोड़ी सी डिटेल अगर हम कवर करें तो देखिए जीन के बारे में, तो जितने भी सजीव प्राणी हैं, है ना, इनका निर्माण मूल रूप से किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। ये तो आप सभी को पता है। और इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जाति में एक निश्चित होती है। अलग अलग स्पेसीज में ये जाति में इनकी संख्या निश्चित होती है। और इन गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ डीएनए की रासायनिक इकाइयां पाई जाती है ना। तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें ही जीन बोला जाता है। इन गुणसूत्रों के अंदर जो मोतियों की माला के भांति कुछ डीएनए जो पाया जाता है, रासायनिक की इकाई पाई जाती है डीएनए की, तो उसको ही जीन बोला जाता है। और उस जीन को जो गढ़ा है ये जॉनसन ने गढ़ा है। तो याद रखिएगा। और ये जीन जो होते हैं गाइस गुणसूत्रों के लक्षण और गुणों को प्रकट, इसके अलावा कार्य करने और
अर्जित करने के लिए जिम्मेदार ये जीन ही बेसिकली होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य के मध्य का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य के मध्य का जो ग्रह है ये बुध ग्रह है। कौन सा? बुध हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। यहाँ से देखिए आपके लिए हमने स्पेशली ये चीजें की है, यहाँ पर आपको आई थिंक इमेज भी दिखाई दे रही होगी। बुध यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर इसलिए रहेगा क्योंकि ये आपका सन है, आप सभी को पता है, सूर्य ये है आपका, और यहाँ पर आपसे दे रखा है कि पृथ्वी की कक्षा, ये पृथ्वी है हमारी और ये आपका सन है। तो पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य के मध्य का ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का आपको बताना है, और इन दोनों के बीच कौन कौन से, एक आपका बुध है और दूसरा आपका शुक्र है। तो यहाँ पर शुक्र तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, शुक्र तो ऑप्शन में मिला ही नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है बुध वाला, और बुध वाला मिल गया है आपको, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इसके अलावा गाइस ऑप्शंस इस तरह से भी हो सकते थे, आपको बुध दे रखा होता, शुक्र भी दे रखा होता, और ऑप्शन तीसरा होता उपरोक्त दोनों, डी होता उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका उपरोक्त दोनों सही जवाब रहता। क्लियर है? क्वेश्चंस और हम थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस इस तरह से भी आपके हो सकते हैं कि पृथ्वी की कक्षा में सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो ये आपका वरुण हो जाएगा, है ना। और पृथ्वी के बाद सबसे, यानी पृथ्वी की कक्षा में सूर्य से, है ना, सूर्य से दूसरे नंबर का जो ग्रह है ये कौन सा है? सूर्य के बाद या पृथ्वी के बाद दूसरा जो ग्रह है ये कौन सा है? ये मंगल है। इस तरह से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इनका क्रम आप एक बार याद रखिएगा कि कौन सा क्रम किसका है और कौन सा ग्रह के पास बाद कौन सा ग्रह है, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपकी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर एक रोगजनक का वाहक होता है, तो ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। क्लियर है? मादा एनोफिलीज मच्छर एक रोगजनक का वाहक होता है, जिसके कारण यह होता है। क्या होता है इसके कारण? तो ये जो मच्छर होता है गाइस, मादा एनोफिलीज मच्छर, इसके काटने से जो होता है ये मलेरिया होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, और आई थिंक आप सभी को पता होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, मलेरिया इससे होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर रोगजनक का वाहक होता है और इसके कारण मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो होता है ये एक प्रोटीन की फैक्ट्रिया इनको बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्रिया बोला जाता है राइबोसोम को। हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके अलावा गाइस लाइसोसोम जो होती है इनको आत्महत्या की थैली बोला जाता है, तो लाइसोसोम ये होता है। अगर राइबोसोम पूछा जाए तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, और जो आत्महत्या की थैली होती है ये लाइसोसोम होती है। पावर हाउस क्या होता है? तो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो होता है ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम बात करें आपके राइबोसोम के बारे में, तो गाइस राइबोसोम से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। राइबोसोम की खोज कब की गई थी? 1955 में राइबोसोम की खोज की गई थी। राइबोसोम जो है इसकी खोज 1955 में की गई थी। ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो चुका है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी पेलेडे ने की थी, और ये एक जीव विज्ञानी थे जो कि रोमानिया के थे। इन्होंने इसकी खोज की थी राइबोसोम की, और उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। क्लियर है? और उसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, राइबोसोम का जो नाम दिया है राइबोसोम, ये किसने दिया है? तो ये दिया है एक वैज्ञानिक थे, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, है ना। उन्होंने ये राइबोसोम जो नाम दिया है उनके द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम एक आणविक मशीन होती है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि राइबोसोम किसमें पाया जाता है, ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा उपरोक्त दोनों में, क्योंकि राइबोसोम जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, खाद्य, बुद्धि, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न के उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये जल संचयन के उदाहरण है, वाटर हार्वेस्टिंग के उदाहरण है। हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है? आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का जो रहेगा हमारा ये क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले मानव आहार नाल में भोजन की आपको सही क्रम आपको बताना है कि किस तरह से यहाँ पर ये भोजन ग्रहण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है इसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है मुख, है ना। तो मुख तो सभी में दे रखा है। उसके बाद में ग्रसिका आती है, तो ग्रसिका दे रखा है थर्ड में और फोर्थ में। आइए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आमाशय आता है। क्या आता है? आमाशय आता है, तो ये भी दोनों में दे रखा है, आमाशय भी, है ना। उसके बाद में छोटी आंत आती है। कौन सी छोटी आंत आती है? ये हमारा थर्ड वाला सही जवाब रहेगा, क्योंकि छोटी आंत में दे रखा है, इसमें तो बड़ी आंत हो गई। छोटी आंत आती है और फिर बड़ी आंत आती है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मानव आहार नाल का जो सही क्रम है
ये है मुख, ग्रसिका और आमाशय। आमाशय के बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। एक तार का जो प्रतिरोध निर्भर करता है ये उसकी किस पे करता है? केवल सामग्री पर, केवल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई सामग्री तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और केवल लंबाई पर। तो गाइस एक तार का जो प्रतिरोध निर्भर करता है, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा लंबाई सामग्री तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। हमारा यहां से थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। एक तार का जो प्रतिरोध जो होता है, एक तार का प्रतिरोध लंबाई सामग्री अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिका स्थान नहीं होता है क्योंकि वे। उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिका स्थान नहीं होता है क्योंकि, क्यों नहीं होता है ये इसलिए नहीं होता है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है। क्योंकि उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है इसलिए कोशिकाओं में, उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। हमारा यहां से जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की पहचान करना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है इसकी पहचान करना है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है ये कौन सी है? जल्दी से क्लिक करिएगा। तो सही जवाब हमारा रहेगा अंड कोशिका यानी एग सेल ये होती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है एग सेल अंड कोशिका। याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका डिंब है। कौन सी? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका डिंब है। डिंब को ही इस अंड सेल या अंड कोशिका या एग सेल के नाम से जाना जाता है। और ये महिला शरीर में प्रजनन कोशिका बेसिकली होती है। डिंब शुक्राणु कोशिकाओं से 20 गुना बड़ा होता है और इसका व्यास जो होता है ये लगभग 0.1 मिमी होता है, mm है ना, मिलीमीटर ये होता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये एग सेल है जिसको डिंब बोला जाता है और इसके अलावा इसको अंड कोशिका या एग सेल बोला जाता है। तो आई थिंक यहाँ से आपका क्लियर हो चुका होगा। हमने टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए हैं साइंस के और आगे ही ऐसे हम करते रहेंगे। आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा ऐसा ही तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करें। इसके पीडीएफ टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और गाइज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।